नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएससी थर्ड ईयर के अंदर जो अपना तीसरा पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके अंदर हमने पहले यूनिट को पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट में टोटल उसके वीडियोस लेक्चर कंटिन्यू उपलब्ध हैं और दूसरी यूनिट अपनी चल रही है सेमीकंडक्टर वाली। इसके बाद यूनिट आएगी ट्रांजिस्टर, जिसके बारे में आपने बेसिक तौर पे 12वीं कक्षा में भी पढ़ा हुआ है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, और उसके अंदर अलग अलग टाइप भी आएंगे। तो ये आज की जो वीडियो है ये ट्रांजिस्टर के जो अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं, जिसमें आप कॉमन बेस कहते हैं, कॉमन कलेक्टर कहते हैं, कॉमन एमीटर कहते हैं। तो ये आज का जो लेक्चर है वो उन विद्यार्थियों के लिए है मुख्यतः जो पहले से बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हैं और जिनके अब पेपर होने वाले हैं, यानी जिन्होंने ट्रांजिस्टर को पहले से पढ़ रखा है। जो विद्यार्थी नए हैं थर्ड ईयर के अंदर, जिनका भी एडमिशन हुआ है या जिनकी थर्ड ईयर अभी स्टार्ट हुई है, उनके लिए हम कंटिन्यू स्टार्ट से इस यूनिट को शुरू करेंगे। जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर वाली कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करेंगे और सेमीकंडक्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद हम ट्रांजिस्टर तक पहुंचते हैं। उससे पहले हमें ट्रांजिस्टर इतना समझ में नहीं आएगा। तो कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि ट्रांजिस्टर से संबंधित जो इसके विन्यास हैं, 3 विन्यास पाए जाते हैं, उनके बारे में वीडियो बनाई जाए, उसके बारे में हमें बताया जाए। तो ये वीडियो मुख्यतः उनके लिए बनाई गई है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सभी विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा आपका यहाँ पर कि ग्राफीय विधि द्वारा ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र हम किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। ग्राफीय विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे हम सर्किट डायग्राम को पढ़ेंगे और उसकी सहायता से हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये अभिविन्यास है वो काम करते हैं और ट्रांजिस्टर है वो अलग अलग विन्यास में किस प्रकार से अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। तो यहाँ पे मुख्यतः बात करें हम बीजेटी की, यानी नॉर्मल ट्रांजिस्टर वो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है जिसे बीजेटी कहा जाता है। इसके आगे की यूनिट के अंदर ये ट्रांजिस्टर वो अलग टाइप के हो जाते हैं। मोसफेट है, जेफेट है, मैसफेट है। और मोसफेट, जेफेट ये बहुत ही हाई लेवल के और बहुत ही प्रचलित ट्रांजिस्टर हैं जिनका डेवलपमेंट है वो बीजेटी के बाद हुआ था। और जेफेट की जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर बीएससी थर्ड ईयर में उपलब्ध है। बीएससी बीएड के अंदर भी वो लगता है, तो उस प्लेलिस्ट में भी आप उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभिलाक्षणिक वक्र 3 मूलभूत विन्यास में प्राप्त होते हैं। पहला है सीबी विन्यास, जिसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, उभयनिष्ठ आधार विन्यास कहा जाता है। दूसरा है सीई विन्यास, जिसे कॉमन एमीटर विन्यास कहा जाता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास कहा जाता है। और तीसरा है सीसी विन्यास, यानी कॉमन कलेक्टर विन्यास। तो आज हम सीबी विन्यास के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर हम निवेशी अभिलाक्षणिक, निर्गत अभिलाक्षणिक और ट्रांजिस्टर के जो रीजन होते हैं, एक्टिव रीजन है, सैचुरेशन रीजन है, कट ऑफ रीजन है, उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर आपको ये याद रखना होगा कि कौन सी यूनिट को कांस्टेंट रखा जाएगा, कौन सी यूनिट को आपको वेरी करना है। यानी इसके अंदर वोल्टेज और करंट होती हैं, उत्सर्जक करंट होती हैं, संग्राहक करंट होती हैं, उत्सर्जक वोल्टता होती है और संग्राहक वोल्टता होती है। इनमें से आपको एक को फिक्स करते हुए 2 के मध्य ग्राफ लेना होता है। बस इतना ही माइंड में आपको रखना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल वे के अंदर आपको इस प्रकार से बताया जाए कि आपके माइंड में ये एक बात अच्छी तरीके से फीड हो जाए, कौन कौन सी कंडीशन में आपको किसको तो वेरी करना है और किसको कांस्टेंट रखना है। कॉमन बेस, यानी बेस का मतलब आप जानते हैं आधार होता है, जिसमें आधार कॉमन हो। कहाँ कॉमन होगा आधार? यानी निवेशी और निर्गत। निर्गत किस साइड में होता है? कलेक्टर की तरफ होता है। निवेशी एमीटर की तरफ होता है। सेंटर में होगा यहाँ पे बेस, जो दोनों के अंदर क्या होगा? कॉमन होगा। तो निर्गत और निवेशी के बीच में बेस है वो क्या होता है? कॉमन होता है, इसलिए इसका नाम होता है कॉमन बेस विन्यास। इस विन्यास में आधार का टर्मिनल निवेश और निर्गम दोनों परिपथों में क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है, इसलिए इसे भू संपर्कित आधार विन्यास भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रांजिस्टर के टाइप होते हैं पीएनपी और एनपीएन, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 प्रकार के सर्किट डायग्राम दिखाए गए हैं आपको। ये पहला है पीएनपी का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है और यहाँ पर ये वोल्टेज हमने लगा रखी है VEB, जिसे एमीटर बेस उत्सर्जक आधार वोल्टता कहते हैं। और कलेक्टर और बेस के मध्य जो वोल्टेज है ये है VCB, जिसे कलेक्टर बेस यानी संग्राहक आधार वोल्टता कहते हैं। यहाँ पर तीर के निशान के द्वारा आपको ये पता लगेगा कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, संकेत आप जानते हैं।
इसके साथ साथ इसमें मुख्य बात मैं आपको और बता देता हूं कि IE जो होती है हमेशा ही कलेक्टर करंट और बेस करंट के योग के तुल्य होती है, ये आपको याद रखना है। तो इन सर्किट के अंदर जब आप IE की डायरेक्शन को दिखाते हैं, चाहे वो NPN के लिए दिखाएं या PNP के लिए दिखाएं, तो हमेशा ही आपको IC और IB की डायरेक्शन उसके अपोजिट दिखानी होती है। जिस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर यानी PNP में IE अंदर की तरफ आ रही है यहाँ पर, तो IC और IB दोनों बाहर की तरफ है हमेशा ही। और NPN के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे IE जो है वो बाहर की तरफ है, तो IB और IC हमेशा अंदर की तरफ होती है। यानी जिस डायरेक्शन में IE होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में दोनों धाराएं होती हैं, यानी बेस करंट और कलेक्टर करंट, ये आपको हमेशा याद रखना है। IE जो है वो लगभग, अगर हम माने कि अगर 100% करंट है तो IC और IB जो है वो दोनों मिलके उसके बराबर होती हैं। यानी IC जो है वो लगभग 98% भाग होता है और लगभग 2% भाग जो है ऑलमोस्ट 2 से 5% होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये IB का होता है और दोनों मिलके लगभग IE के बराबर होते हैं। इस वजह से IB प्लस IC जो है वो क्या होती है, IE के बराबर होती है। इसके साथ साथ इसमें कॉन्सेप्ट आएगा फॉरवर्ड का और रिवर्स का। फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड को कहते हैं अग्र बायस, रिवर्स को कहते हैं पश्च बायस या उत्क्रमित भी कहते हैं। अब ये फॉरवर्ड और रिवर्स में अपने को चक्कर हो जाता है कि भाई फॉरवर्ड का मतलब क्या है। हम जैसे आगे ये यूज करेंगे कि इसे ये फॉरवर्ड बायस है, ये वोल्टेज रिवर्स बायस है, तो कुछ विद्यार्थियों को ये माइंड में उनके नहीं बैठ पाता है कि भाई फॉरवर्ड कहाँ है, कैसे है, हमें तो पता ही नहीं लग रहा है। तो फॉरवर्ड का मतलब होता है जो आपका P होता है, जैसे PNP ट्रांजिस्टर में P दोनों तरफ बाहर की तरफ है और NPN में P जो है वो क्या है, अंदर की तरफ है। तो जब आप वोल्टेज का जो पॉजिटिव है वो P पे देते हैं, यानी P पे पॉजिटिव देते हैं, तो वो फॉरवर्ड कहलाता है। और जब आप नेगेटिव देते हैं P के ऊपर तो वो क्या कहलाता है, रिवर्स कहलाता है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। जहाँ P जो है वो नेगेटिव से जुड़ा हो वो रिवर्स में होता है, जहाँ P पॉजिटिव से जुड़ा हो वो क्या होता है, फॉरवर्ड के अंदर होता है। तो यहाँ पर आपने डायग्राम देख लिए होंगे। VCB जो है उसके अंदर आपको 4 लाइनें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये VEB से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू की होती है और VEB और VCB दोनों के मान ही यहाँ पर क्या होते हैं, वेरी होते हैं, चेंज होते हैं। और इनके चेंज होने से ये IE और IC इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो इस प्रकार का जो प्रैक्टिकल हम करते हैं तो हमें अच्छे से ये पता लगता है कि किस प्रकार से ये वर्क करते हैं और हम कैसे इनके ग्राफ बनाएंगे। तो आपको यहाँ से बस इतना याद रखना होगा, जैसे हम PNP की बात कर रहे हैं, PNP ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है, VEB धनात्मक होती है और VCB क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जबकि NPN ट्रांजिस्टर में VEB ऋणात्मक होती है और VCB धनात्मक होती है, यानी एक दूसरे के अपोजिट होती है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये धनात्मक है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर PNP व NPN का CB विन्यास में व्यवहार है वो 2 वक्रों द्वारा प्रदर्शित हम करते हैं। एक है निवेशी अभिलाक्षणिक और दूसरा है निर्गत अभिलाक्षणिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होते हैं, निवेशी अभिलाक्षणिक क्या होते हैं। इस विन्यास में निवेशी धारा IE, निवेशी वोल्टता VEB और निर्गत धारा IC व निर्गत वोल्टता VCB होती है। यानी कि इस डायग्राम की अगर हम बात करें, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। IE को निवेशी धारा कहते हैं, IC को निर्गत धारा कहते हैं, VEB को निवेशी वोल्टता कहते हैं और VCB को निर्गत वोल्टता कहा जाता है। VCB को स्थिर रखते हुए, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। निवेशी अभिलाक्षणिक में क्या करना होता है, VCB को कांस्टेंट रखते हुए IE और VEB के मध्य खींचे गए वक्र है वो CB विन्यास के लिए निवेशी अभिलाक्षणिक कहलाते हैं और PNP के लिए खींचे गए वक्र है वो उत्सर्जक अभिलाक्षणिक भी उनको कहते हैं, अगर आप PNP के लिए खींचते हैं वक्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, VCB को कांस्टेंट करना पड़ेगा, यानी इसको आपको चेंज नहीं करना है, इसको फिक्स रखना है। हर एक कंडीशन में जितनी भी आप रीडिंग लेंगे हर बार आपको VEB को चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग IE में कितना चेंज आया उसकी वैल्यू को रीडिंग करना है और ग्राफ प्लॉट करना है। उसके बाद VEB को कुछ अदर वैल्यू पे आपको चेंज करना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग IE में कितना डिफरेंस आया। ये ऐसे 5-7 रीडिंग लेके आप जब ग्राफ बनाते हो तब आपको निवेशी अभिलाक्षणिक का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे VEB है,
जिसके मध्य आप चेंज कर रहे हो वोल्टेज को, और यहाँ पे आई ई है जो VEB के चेंज होने से चेंज होगी, यानी इन दोनों में ग्राफ हो गया। और VCB को हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट, यानी पहले 0 पे कर लिया, फिर हमने 4 वोल्टेज पर कर लिया, क्योंकि ये PNP के लिए नेगेटिव में होती है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और अलग अलग वैल्यूज पे इनको नियत रखते हुए हम क्या करते हैं, VEB को चेंज करते रहेंगे, और उसके साथ साथ IE में कितना चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग जो हम ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ है वो आता है यहाँ पर मुख्यतः 3 रीडिंग्स के लिए, यानी 3 VCB की वैल्यू के लिए ग्राफ दिया गया है। तो ये निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र रहेगा। अतः VCB के एक स्थिर मान के लिए VEB का मान बढ़ाया जाता है तो IE का मान क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपने VCB को 0 वोल्ट पे किया, -4 पे किया, 10 पे किया, तो क्या हुआ, जैसे आपने VEB का मान बढ़ाया तो एक फिक्स वैल्यू से उसकी IE की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाती है, यानी उसके साथ साथ ही वेरी होती है। तो वोल्टता VEB का वह न्यूनतम मान जिससे कम मान पर IE का मान बहुत कम हो, उस मान को हम क्या कहते हैं, संधि ट्रांजिस्टर की दहली वोल्टता या प्रारंभिक वोल्टता कहते हैं। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दहली वोल्टता है वो 0.2 वोल्ट है। ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर कौन सा सेमीकंडक्टर यूज हुआ है, क्योंकि सिलिकॉन या जर्मेनियम अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूज होने से उनकी दहली वोल्टताएं की वैल्यू है वो अलग अलग होती हैं। NPN के वक्रों में IE व VCB दोनों ऋणात्मक होते हैं और VCB क्या होती है, धनात्मक होती हैं। तो VCB के किसी मान के लिए ये वक्र है वो अर्धचालक डायोड के अग्रदिशिक वक्रों के समरूप आते हैं, यानी जिस प्रकार से डायोड PN संधि डायोड के जो फॉरवर्ड वक्र आते हैं उसके समरूप ही आएंगे, क्योंकि जब हम PNP की जगह NPN की बात करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएंगी और IE और VEB जो है वो क्या हो जाती हैं, नेगेटिव के अंदर हो जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर गतिक निवेश प्रतिरोध अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं, यानी कि निवेश प्रतिरोध का मतलब है, यहाँ पर देखें ओम का नियम अगर हम लगाते हैं तो ओम के नियम से हमारे पास R बराबर क्या आता है, V/I आता है, क्योंकि V बराबर क्या होता है, RI होता है। तो यहाँ से V की जगह अपने पास VEB है और I की जगह IE है। तो अगर आप किसी पॉइंट पे निवेश गतिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको एक परपेंडिकुलर x अक्ष पे खींचना होगा और एक खींचना होगा y अक्ष पे। तो x अक्ष पे जो वैल्यू प्राप्त होगी वो VEB की वैल्यू प्राप्त होगी और y अक्ष पे होगी IE की वैल्यू। तो इन दोनों का अनुपात है वो इस पॉइंट के लिए गतिक निवेश प्रतिरोध का मान हमें देगा कांस्टेंट VCB के लिए। अब हम बात करते हैं निर्गम अभिलाक्षणिक है वो किस प्रकार से होते हैं। इसमें निर्गत धारा IC व निर्गत वोल्टता VCB होती है और IE जो है वो निवेशी धारा होती है। IC व IE निर्गत वोल्टता VCB द्वारा नियंत्रित होती है, यानी VCB को हम अगर चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग IE और IC का मान है वो चेंज होता है। तो IE को स्थिर रख के IC व VCB के मध्य खींचे गए जो वक्र हैं उसे हम क्या कहते हैं, निर्गम अभिलाक्षणिक कहते हैं। यानी किस प्रकार से हम चेंज करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहली कंडीशन में यानी निवेशी के अंदर हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट किया और इन दोनों में हमने ग्राफ लिए हैं। निर्गत के अंदर क्या होगा, VEB के द्वारा आप IE को कांस्टेंट कर देंगे, यानी कि उसको एक जगह पे फिक्स कर देंगे उसकी वैल्यू को। फिर आप VCB को चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग IC में कितना चेंज होगा, इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचते हैं। वो किस में आते हैं, निर्गत अभिलाक्षणिक के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो ग्राफ बनेगा आपके पास वो किस प्रकार से बनेगा। ये ग्राफ आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से ग्राफ आएगा। इसमें रीजन आते हैं, कट ऑफ रीजन है, सैचुरेशन रीजन है और एक्टिव रीजन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स अक्ष पे आएगा VCB वोल्ट्स के अंदर और वाई अक्ष पे आएगा IC मिली एम्पियर में और इसके अंदर IE क्या होगी, कांस्टेंट होती है। यहाँ पर देखें 0 मिली एम्पियर है, 10 मिली एम्पियर, अलग अलग वैल्यू पे इसको कांस्टेंट किया गया है और इसको कांस्टेंट करते हुए VCB में हम कितना चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे IC में कितना चेंज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VCB में चेंज करते हुए IC में कितना चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन यानी संतृप्त क्षेत्र और ये PNP के लिए बनाया गया है। ऊपर वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये जो रीजन है
ये रीजन है एक्टिव रीजन जिसमें ट्रांजिस्टर वर्क करता है। और यहाँ पर जहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, ये वाला रीजन जो है ये कहलाता है कट ऑफ रीजन, यानी कि अंतक क्षेत्र इसको बोला जाता है। इनके बारे में अलग अलग हम व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार से है। तो ग्राफ तो आप पहले से जानते ही, इसमें कोई अलग नहीं है। पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर के लिए आई धनात्मक और आईसी व वीसीबी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। निर्गम अभिलाक्षणी को 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, सक्रिय क्षेत्र, अंतक क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र। तो पहला है सक्रिय क्षेत्र यानी एक्टिव रीजन। सक्रिय क्षेत्र में संग्राहक संधि है वो रिवर्स बाइस में होती है और उत्सर्जक संधि है वो फॉरवर्ड बाइस में होती है। संग्राहक संधि यानी कि वीसीबी और उत्सर्जक संधि यानी कि वीईबी। जब आई शून्य होती है तो आईसी का जो थोड़ा बहुत मान आपको प्राप्त होगा, वो मान कहाँ से प्राप्त होगा, जो लीकेज करंट है आईसीओ उसके कारण प्राप्त होगा, जो बहुत ही कम मान की होती है। जब आई धारा को बढ़ाया जाता है तो आईसी का परिमाण में लगभग उतना ही बढ़ता है, यानी आईसी की वैल्यू है वो परिमाण में लगभग उतनी बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में आई व आईसी लगभग बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर ग्राफ में आप देखिए, जब आई का मान 0 था तो यहाँ पर आईसी का मान भी 0 है। जब आई का मान आपने 10 मिली एम्पियर किया तो आईसी का मान भी 10 हो गया, यानी उसी अनुपात में ये बढ़ती है। तो लगभग यहाँ पे ये बराबर रहती है। यह क्षेत्र ट्रांजिस्टर का सामान्य प्रचालन क्षेत्र होता है, यानी जहाँ पर नॉर्मली ट्रांजिस्टर वर्क करता है जब इसे प्रवर्धक के रूप में आप प्रयुक्त करते हैं। सक्रिय क्षेत्र में आईसी का मान है वो वीसीबी पर निर्भर नहीं होता है। इस क्षेत्र में वक्र लगभग एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। यानी इसके कहने का अर्थ ये है कि इस रीजन के अंदर आई जो है वो डिपेंड करती है आईसी पे और ये वक्र एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसमें वीसीबी का रोल जो है नहीं होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नंबर 2 अंतक क्षेत्र कट ऑफ रीजन की, तो वोल्टता वीसीबी अक्ष व आई बराबर 0 अभिलाक्षणी वक्र के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, अंतक क्षेत्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वीसीबी अक्ष और ये आई जो है आई बराबर 0, इसके मध्य का जो क्षेत्र है ये वाला, इसे आप क्या कहते हैं, कट ऑफ रीजन कहते हैं। इस क्षेत्र में संग्राहक संधि तथा उत्सर्जक संधि दोनों ही क्या होती है, रिवर्स बाइस होते हैं। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है, जिस कारण से आईसी का मान बहुत कम प्राप्त होता है। तीसरा आता है सैचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में उत्सर्जक आधार यानी कि वीईबी, संग्राहक आधार यानी कि वीसीबी, दोनों संधियां फॉरवर्ड होती हैं। अब देखें, पहला रीजन जो था सक्रिय क्षेत्र, उसमें एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स है। अंतक क्षेत्र में दोनों रिवर्स हैं और संतृप्त क्षेत्र में क्या है, दोनों ही फॉरवर्ड हैं। यह क्षेत्र वीसीबी बराबर 0 रेखा के बाईं ओर तथा आई बराबर 0 वक्र के ऊपर का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में आईसी में परिवर्तन वीसीबी के साथ चरघातांकी रूप से बहुत अधिक होता है। यानी कि कहाँ पर दिखाया गया है, इनके कहने का मतलब है कि आई बराबर 0 यहाँ से लेके और ये जो लाइन है जिसपे वीसीबी का मान है वो 0 है, इसके मध्य का ये जो क्षेत्र है इसे आप क्या कहते हैं, सैचुरेशन रीजन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वीसीबी का मान चेंज करने से यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसी का मान है वो चरघातांकी रूप से काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा संतृप्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में आईसी में परिवर्तन वीसीबी के साथ चरघातांकी रूप से बहुत अधिक होता है और आईसी की आई पर निर्भरता बहुत कम होती है। इस क्षेत्र में संग्राहक आधार संधि है वो अल्प वोल्टता से अग्रबाइसित होती है और इसका गतिक निर्गम प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात होगा, वही तरीका रहेगा V/I वाला। R बराबर यहाँ पे I कांस्टेंट है तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, गतिक निर्गम प्रतिरोध कहलाएगा। सीबी विन्यास में ट्रांजिस्टर के गतिक निर्गम प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा होता है क्योंकि निर्गम वक्र लगभग वीसीबी अक्ष के समांतर होते हैं। इसलिए डेल वीसीबी के किसी मान के लिए डेल आईसी का मान बहुत कम प्राप्त आपको होगा। और यहाँ पे ये प्रायोगिक आलेख है वो देख सकते हैं। पीएनपी के लिए विनिष्ट आधार विन्यास में ट्रांजिस्टर का किस प्रकार से रहेगा प्रायोगिक आलेख। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आपको इस सर्किट डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। पेपर में अगर प्रायोगिक सर्किट डायग्राम की बात आए तो आपको इसे बनाना है, वरना जो सबसे पहले हमने सर्किट डायग्राम दिखाया था पीएनपी वाला जिसमें वीसीबी फॉरवर्ड रिवर्स मैंने बताई थी, वो आप बना सकते हैं। ये एनपीएन के लिए रहेगा और इसमें थोड़ा सा चेंज करके जहाँ पॉजिटिव उसको नेगेटिव और जहाँ नेगेटिव उसको पॉजिटिव करके आप पीएनपी के लिए इसको बना सकते हैं। तो ये था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर किस प्रकार से काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।